अच्छा, तो अपन प्रीवियस थ्योरी के कुछ एग्जांपल बातें, प्रीवियस थ्योरी बता चुका था ना, प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेडिएट एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी पर रेडिएट ज्यादा करेगी, इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा, फिर हमने बात कर दी भाई एसिड में किसी भी सरफेस में गिरता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं, अपनी रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर समझ में आती है। जो एनर्जी गिरती है उसके तीन हिस्से होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है। जो ट्रांसमिट हुई अपॉन जो टोटल इंसिडेंट हुई उसे क्या ट्रांसमिटिव पावर बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब हुई अपॉन जो टोटल इंसिडेंट हुई उसे अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिव पावर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ऐसे अपनी कहानी चलती है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत सुंदर, यहां तक अपन बच चुके थे। अब ये कई प्रकार की चीजें होती है, जैसे चौक हो रही है क्या? चलो पढ़ाई करें क्या? हाँ, तो हमने रेडिएशन की बात कर दी, एब्जॉर्बिव पावर। अब जैसे हर एक की एब्जॉर्बिव पावर अलग अलग होती है। जैसे कार्बन होता है, क्या होता है वो देखा, काजल, काजल उसकी एब्जॉर्बिव पावर होती है 99.6, वो काला होता है। काला ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा कि फेंकेगा? क्या एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा? तो रिफ्लेक्ट ज्यादा कौन सा कलर करेगा? व्हाइट। इसलिए हम क्या गर्मियों में काला पहनते हैं, व्हाइट पहनते हैं, और गर्मियों में काला पहनने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्या वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है तो अपने को हीट मिलती है। क्या अपने को गर्मियों में ज्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए होता है? अपने खुद को गर्मी तो अपन लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। जैसे अपना काजल होता है, कार्बन ब्लैक हो गया, प्लेटिनम कार्बन हो गया, इनकी एब्जॉर्बिव पावर होती है, काजल लिख लो चाहो तो लिख लो, काजल की होती है एब्जॉर्बिव पावर 99.6। हालांकि टाइम पास है, क्या मतलब ये बात लिखने का, 99.6। इधर देख और इधर सुन, इधर देख, अब सुन। ऐसे एक लॉ और दिया गया जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बात समझे, समझना अच्छे से। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला उसे ध्यान से सुने। किरचॉफ्स लॉ ने बोला कि भाई मान लो कि कोई बॉडी है, दो, क्या चीज? दो, कोई बॉडी है। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के पहले कि किरचॉफ्स लॉ एक चीज पे बेस्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? जो इसमें यूज करी जाएगी। तो किरचॉफ्स लॉ का एक सब पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? अब हम क्योंकि किरचॉफ्स लॉ में हम ब्लैक बॉडी को यूज लेंगे, इसलिए पहले हमें क्या समझना चाहिए, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या चीज है? सुना है कभी? ब्लैक बॉडी क्या चीज है? जो क्या 100% एब्जॉर्ब कर ले। जो हम काला कलर देखते हैं वो 100% एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? 100% एब्जॉर्ब। तुमने सुना है कभी ब्लैक बॉडी के बारे में? सुना है कभी? हाँ, ध्यान से सुने। ब्लैक बॉडी, कौन सी बॉडी? ब्लैक बॉडी। अगर अपन बात करें तो ब्लैक बॉडी क्या चीज है? ब्लैक बॉडी ऐसी चीज है, ध्यान से देख, ध्यान से, जो 100% एब्जॉर्प्शन कर ले, इसे बोलते हैं 100% एब्जॉर्प्शन। 100% एब्जॉर्प्शन जो उठा ले, पूरा जो गिरे सब। क्या नॉर्मल बॉडी जो गिरे वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है क्या? कुछ बॉडी ऐसी होती है, कुछ क्या, बल्कि इनफैक्ट 100% वाली तो अपने पॉसिबल नहीं होती, बट अपन ऐसा मानते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी, कैसी बॉडी? आइडियल ब्लैक बॉडी होगी जो 100% एब्जॉर्प्शन कर ले, जितना भी गिरे वो सब कुछ। अब मान लो मैं किसी सराउंडिंग टेम्परेचर में ऐसी ब्लैक बॉडी रख दूं, क्या रख दूं? उसमें 100 जूल एनर्जी गिरी, कितनी एब्जॉर्ब करेगी? तो छोड़ेगी कितनी? 100। एक आइडियल ब्लैक बॉडी इस कमरे में रख दूं, उसमें 100 जूल एनर्जी गिरे, कितनी एब्जॉर्ब करेगी? छोड़ेगी कितनी? 100। अरे यार नहीं आया, क्यों 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 क्यों? तभी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, वरना टेम्परेचर मेंटेन रहना पॉसिबल? अरे भाई हाँ ना बोल यार। पहली बात, आइडियल ब्लैक बॉडी, कैसी बॉडी? आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो 100% एब्जॉर्ब कर लेती है सब कुछ, जो गिरता है वो सब उसे आइडियल ब्लैक। हालांकि 100% आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना पॉसिबल। जैसे ब्लैक होल सुना है आपने? ब्लैक होल क्या होता है? लाइट भी उससे स्केप, जो भी उसमें गिरता है वो सबको, सब उस चीज को, क्या ब्लैक बॉडी है? नहीं, ये ब्लैक बॉडी क्या सन ब्लैक बॉडी है? क्या सन ब्लैक बॉडी है? सोच लो, क्या ब्लैक होल ब्लैक बॉडी है? ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं है और सन ब्लैक बॉडी है। जबकि उल्टा लगता है, साला सन तो इतनी रोशनी छोड़ता। अरे यार
ब्लैक, इसलिए मैं कह रहा हूं उल्टा है ये जैसा आप सोचते हो उसका। क्या ब्लैक होल ब्लैक बॉडी है? ऐसे में देखो मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा हूं, तुम गलत सोचते थे आज तक, ये समझ लो अच्छे से, इसलिए समझा रहा हूं भाई, मेरी क्या जरूरत नहीं। तो ब्लैक होल वो चीजें सब एब्जॉर्ब कर लेती है, छोड़ती कुछ नहीं हो, इसलिए वो ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो है जो जितना एब्जॉर्ब करे उतना ही छोड़े भी, मतलब सेम टेम्परेचर पे आपने चीज रखी हुई है, जितना एब्जॉर्ब करा उतना छोड़े भी सही, तब वो ब्लैक बॉडी है। तब वो अपन जो सन मानते हैं उसको आइडियल ब्लैक बॉडी मानते हैं। उसके बाद में अपन एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर 1 लेंगे। कितनी लेंगे? उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 लेंगे। ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी? 1। कितनी होगी? सोच लो, एकदम पक्का, 100% पक्की बात। अब ये एमिसिव पावर क्या हुई फिर? एमिसिव पावर क्या चीज है? एमिसिव पावर भी तो एक चीज होती है। क्या मैंने एमिसिव पावर पढ़ाई है आपको? मैंने क्या पढ़ाया आपको? जो एनर्जी गिरी वो ट्रांसमिटेड पावर और एमिसिव पावर एक बात अलग अलग, एक बात अलग अलग। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, बहुत सारी हालांकि इसमें कंफ्यूजन टाइम से धीरे धीरे बता रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला? एक तो एब्जॉर्प्टिव पावर, जिसे मैंने नोट करा ए से, किससे 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 ए से। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर क्या चीज है? जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हमारा टेम्परेचर है, समझो मान लो मेरा टेम्परेचर 100 केल्विन है। कितना है? ये जो भी 500 केल्विन जो भी है। क्या मैं अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन छोड़ रहा हूं? क्या वो दिखाई देंगे? या हो सकता है दिखाई दे, हो सकता है ना दिखाई दे, हो सकता है दिखाई दे, हो सकता है नहीं आया भाई, हो सकता है दिखाई दे, हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। अब जो मेरे इंटरनल टेम्परेचर की वजह से मैं छोड़ता हूं, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, उसे बोलते हैं एमिसिव पावर। ये मेरे इंटरनल टेम्परेचर की वजह से आती है। अरे यार कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जो मेरे में एनर्जी गिरी उसके 3 हिस्से हुए, उसके एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। बोलिए सुन लो। अरे नहीं आया। उसके कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से हुए उसके। हुए कि नहीं हुए यार? ये कौन सी क्लास नहीं लगी अभी तक? क्यों? कौन सी क्लास नहीं लगी है? कौन से किस सभी? मैं कह रहा था जो हमारे जैसे हम पे रे गिरी, मेरे पे रे गिरी, मैंने कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, ये एक अलग हिस्सा है, और मैंने अपने टेम्परेचर की वजह से कुछ छोड़ा, वो एक नहीं आया। तो रिफ्लेक्टिव पावर और एमिसिव पावर एक बात अलग अलग, अलग अलग चीजें। कंफ्यूज मत हो। अरे यार हाँ ना बोल, जो मेरे पे गिरा और रिफ्लेक्ट हुआ वो अलग चीज है, पर कुछ क्या मैंने कुछ छोड़ा जो मैं खुद के टेम्परेचर की वजह से छोड़ा? यार हाँ ना बोल, कोई बुरे वाली बात। बहुत सारी टर्म्स आएगी, कंफ्यूज मत होना, बस टर्म समझ में आ जाती है ना, तो अगर रेडिएशन तो वैसे ही हो जाता है। अब आप ऐसे समझो कि मैं जो एनर्जी छोड़ता हूं, जो मैं एनर्जी, मान लो कोई बॉडी है, क्लियर है एकदम, ये कुछ एनर्जी छोड़ रही है ऐसे ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर, ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर, ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर। जो एनर्जी में छोड़ रहा हूं, जो एनर्जी में हवा नहीं, जो एनर्जी में, उसे एमिसिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या चीज है? समझिए अच्छे से। एमिसिव पावर इज बेसिकली हीट रिलीज्ड ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर, ड्यू टू अच्छा टेम्परेचर इंटरनल का मतलब किसका? बॉडी का। अच्छा बॉडी में भी किसका? सरफेस का कि अंदर का? छोटी छोटी बातें, सरफेस का, छोटी छोटी बात। जैसे जनरली आपको ऐसे लिखा मिलेगा इंटरनल टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर, मैं उसे थोड़ा और अच्छा करता हूं। हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस। थोड़ा सा किताबों में आपको जनरली बॉडी लिखा मिलेगा, मैं उसे थोड़ा और अच्छा कर रहा हूं आपके लिए। अपर लेवल किताबें पढ़ोगे तो फिर आपको सब चीजें दिखाई, नॉर्मल किताब उठाओगे तो आपको सब बॉडी का टेम्परेचर लिखिए। बॉडी का टेम्परेचर मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां का टेम्परेचर अंदर का 1000 है, कितना है? पर सरफेस का टेम्परेचर 500 है, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो खुद सोच, अपनी अर्थ है ना, अपने अर्थ के अंदर कभी तुमने डिस्कवरी देखी तो बताया जाता है कि अपनी अर्थ के अंदर 2000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर है कोर पे, है कि नहीं है? तो सोच सरफेस पे जो हीट रेडिएट हो रही है वो सरफेस के टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि अंदर पे? अरे यार बोला साले 2000 डिग्री के हिसाब से अपनी हीट निकल रही होती, पागल हो जाते हैं अपन।
अरे यार, अरे कभी पढ़ा होगा ना कि अपन बेसिकली अपने जो अर्थ का कोर है वो मोल्टन आयरन है। अरे यार, उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के भी ऊपर है। सुना है कभी? जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर है और हमारे यहाँ पे जीवन है। सुना होगा कभी तो। डिस्कवरी देखते हो या तुम सारे सास बहू की सीरियल ही देखते हो? क्यों? वैसे वाली बात है। तो बेसिकली जो एमिसिव पावर है वो क्या है? हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस। कितनी हीट रिलीज करोगे दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस और टेम्परेचर ऑफ कोर सरफेस गुड अपॉन एरिया। इसे बोलते हैं एक्सपोज्ड एरिया। कौन सा एरिया? इस पे भी चर्चा होगी थोड़ी सी। ये सब लिंक होते हैं, इसमें धीरे धीरे लिंक कर रहा हूं। एक्सपोज्ड एरिया इनटू टाइम। रिलेटिव में तो सॉलिड एंगल भी आता है एक, वो तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा, अभी सिर्फ इतना लिखो। यार तो सही डालने से क्या दिलवा जा थोड़ी रहा हूं। एमिसिव पावर इक्वल टू हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ व्हाट? बॉडी, सरफेस या इनर? जनरली 99% किताब में आपको यहां पे क्या लिखा मिलेगा? बॉडी। अरे यार हाँ ना बोल, बट आप क्या रेटो किस पे डिपेंड करेगा? हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस अपॉन एरिया। एरिया किसका? एक्सपोज्ड एरिया या कौन सा एरिया? इसमें भी कहानी है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी ऐसी है, ये R1 और ये R2, बोलो क्लियर? ठीक। अब सोच, इसमें एरिया क्या लिखेंगे? पाई R2 स्क्वायर, सॉरी 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर। ये स्फीयर है, इसका इनर रेडियस कितना है? R1 और आउटर रेडियस। अब बोल एरिया क्या लिखेंगे? 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सोच के बोल, सोच के बोल। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस, तो आपका आंसर होगा 4 पाई R2 स्क्वायर प्लस 4 पाई R1 स्क्वायर। सरफेस एरिया तो यही हुआ। अरे पर व्हाट इज एक्सपोज्ड एरिया? खुद बोलो। सोच, सराउंडिंग में हीट कहां जा रही है? क्या ये अंदर हीट आ रही है क्या? जो अंदर हीट आएगी वो तो वापस बॉडी को मिल जाएगी। अरे यार, तो एक्सपोज एरिया में क्या लिखेंगे? 4 बाई R2 स्क्वायर की 4 बाई R1 स्क्वायर की ओनली 4 बाई R2 स्क्वायर? नहीं आया। अरे नहीं आया। तो इस वाले केस का जो आंसर होगा एक्सपोज एरिया ये होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। इसलिए इसका नाम अंतर एक्सपोज एरिया और सरफेस एरिया। एक्सपोज एरिया और सरफेस एरिया एक बात अलग अलग। इसमें एक्सपोज एरिया ही है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया क्या होगा इसमें? 4 पाई R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। अरे भैया हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बट एक्सपोज एरिया कितना है? इसमें जो एमिसिव पावर में लिखते हैं, किसमें? बेल रिस्पॉन्स। किसमें? जो एमिसिव पावर में लिखते हैं E, जो जिसे अपन डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बड़े E से। जो एमिसिव पावर हम लिखते हैं वो हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस अपॉन एक्सपोज्ड एरिया की सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड एरिया इंटू एमिसिव पावर। क्या चीज? बेल रिस्पॉन्स। क्या चीज? एमिसिव पावर। अब ध्यान में एब्जॉर्प्टिव पावर यूनिट लेस थी क्या? एमिसिव पावर यूनिट लेस है। देख ध्यान से देख तो एक क्या चीज है, अगर तू बहुत अच्छे से देखे तो एमिसिव पावर इज बेसिकली dq बाई at। dq is the heat released, A is the अरे यार हाँ ना बोल। ध्यान देख तो हीट प्लस टाइम इज वॉट, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वॉट पर मीटर स्क्वायर। नहीं आया भैया, अरे आया नहीं आया। तो एब्जॉर्प्टिव पावर अलग चीज है, एमिसिव पावर। अरे नहीं आया, अरे आया नहीं आया। अरे सोच लो, 101%, अरे गारंटीड, पक्का। अब पहले उतार एमिसिव पावर। अब सुन, अब रियलिटी में किसमें? रियलिटी में थोड़ी सी ब्लैक बॉडी फील आपको इससे ज्यादा आएगी और कुछ नहीं। ब्लैक बॉडी क्या चीज होती है? ब्लैक बॉडी क्या जो गिरता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है तो क्या उतना ही रिलीज भी करेगी? अरे हाँ ना बोल यार, उतना ही रिलीज भी करेगी। तो क्या ब्लैक होल ब्लैक बॉडी है? ब्लैक होल ब्लैक बॉडी, बल्कि अपन किसको ब्लैक बॉडी मानते हैं? सन।
किसको? सन को मानते हैं। क्यों मानते हैं? तेरे को थोड़ा सा और आगे समझ में आएगा, क्योंकि उसकी एमिसिविटी हम मन मानते हैं। क्या मानते हैं? एमिसिव। असलियत में अगर आप ऐसा समझो तो जो सन में एनर्जी रेडिएट करने का कारण है वो इंटरनल टेम्परेचर भी है, पर साथ में केमिकल रिएक्शन भी है। याद है कौन सी रिएक्शन होती है वहां पे? हाँ, फ्यूजन रिएक्शन है, फिजन है? फ्यूजन पढ़ा है कभी? फ्यूजन रिएक्शन नहीं सुना कभी? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। मेरे साथ 9th में कुछ तो आता है शायद। नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं आता, कोई बात नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है ऐसी फालतू बात जो आपने नहीं पढ़ा है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का लॉजिक नहीं, जब पढ़ाएंगे तो आ जाएगा और अच्छे से, उसमें क्या बात है, मॉडल में पढ़ाया जाएगा आपको फ्यूजन, परेशानी वाली क्या बात है उसमें। अभी हम ऐसे समझे कि ब्लैक होल को ब्लैक बॉडी नहीं माना जाता, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। असली में एब्जॉर्ब करे ये बात सही है, जितनी भी एनर्जी गिरे वो सब, बट रियलिटी में वो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए जितना एब्जॉर्ब करे उतना ही रिफ्लेक्ट नहीं छोड़े, उतना ही। बेसिकली एक आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है कि अगर उसमें 100 जूल एनर्जी गिरे तो वो पूरी 100 की 100, और अगर वो सराउंडिंग टेम्परेचर पे मेंटेन है, तो वो छोड़े भी कितनी? 100। कितनी छोड़े? नहीं आया। कौन सी सिंगुलरिटी से? ब्लैक होल से क्या निकलने वाली? क्या निकलती है? ब्लैक होल से स्किप करती है कुछ चीज? तूने पता नहीं क्या पढ़ा है, डिस्कवरी में कुछ देख लिया होगा तूने, वही देखा होगा कुछ तो, अब तूने क्या समझा ये मुझे नहीं पता। बेसिकली ब्लैक होल का जन्म तो तब हुआ था जब बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग पता है क्या हुआ था? जब माता आई थी। कौन सी माता आई थी वे? ऐसा तो डिस्कवरी में नहीं बताया गया कि बिग बैंग तब हुआ था जब माता आई थी। खैर, मैं कह रहा हूं कि अपन ब्लैक होल को आइडियल ब्लैक बॉडी मानना नहीं चाहिए। हालांकि कई किताबों में आपको मिल जाएगा लिखा हो कि 100% ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, बट अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आपको लिखा मिलेगा कि ब्लैक होल को ब्लैक बॉडी, कई किताबों में से लिख देते हैं ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो मानते हैं कि 100% ऑब्जर्व कर लेता है। बट आपको रियलिटी बताऊं तो उसे ब्लैक बॉडी, अपर लेवल पे आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी उसे ब्लैक बॉडी नहीं माना जाएगा। एक अलग टाइप की चीज है जो सब कुछ कंज्यूम कर लेता है, और कंज्यूम करने का कारण होता है ग्रेविटी। क्या चीज? तो पीछे देखिए इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर देखिए तुम लोगों ने? नहीं देखिए तो देखना, इट्स अ वेरी गुड मूवी। आपको 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन के बारे में बात कर, देखिए हमने कहां पहुंच गया है। ब्लैक बॉडी बस आप इतना समझो, जितनी एनर्जी गिरेगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी आप इतनी समझे। क्या प्रैक्टिकली हम ब्लैक बॉडी बना सकते हैं? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 99.9% की एक ब्लैक बॉडी बना के बताई। उन्होंने कैसे बनाया बताता हूं, क्योंकि हमने डेफिनेशन दी थी कि आइडियल ब्लैक बॉडी इज व्हाट व्हिच एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी व्हिच फॉल्स ऑन टू इट। बोलो क्लियर है एकदम? उन्होंने क्या करा, इसे बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? अभी मैं लिखा दूंगा, चिंता ना करें। इसे बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। इन साइंटिस्ट का सम्मान रखने के लिए ये चीज पढ़ी जाती है। उन्होंने बताया था कि देखो ऐसे चीज अगर मान ले तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। ध्यान से सुन कैसे। इन्होंने बोला कि मैंने कंटेनर लिया ऐसे, इस कंटेनर को ऐसे ले लिया, ऐसे समझो, इसमें एक छोटा सा छेद कर लिया, छोटा सा स्मॉल होल। अब इन्होंने क्या करा कि देखो, अच्छा इस पूरे को अंदर को ब्लैक पेंट कर दिया। क्या पेंट कर दिया? ब्लैक पेंट। बिल्कुल शानदार। क्योंकि रियलिटी में जो हमारा ब्लैक कलर होता है वो आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होता। वो तो जो आप ब्लैक, अगर आप कलर देख पा रहे हो रियलिटी में, तो जो आइडियल ब्लैक बॉडी होगी उसे तो आप क्यों नहीं देख पाओगे? जो भी गिरेगा वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको कुछ भी दिखाई। अरे हमें तो नॉर्मल केस में दिखता है इसलिए ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? मान लो यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो, अरे यार हाँ ना बोल, जिसमें जो गिरा वो सब एब्जॉर्ब, तो हमें कुछ भी नजर, अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया। इसलिए उन्होंने ऐसी कुछ बनाने की चीज सोच की। उन्होंने क्या करा कि एक कंटेनर लिया, उसमें खाली जगह थी, और उसके अंदर ब्लैक पेंट कर दिया। ब्लैक पेंट इसलिए करा ताकि मान लो इसमें 100 जूल एनर्जी गिरे तो क्या ब्लैक कलर क्या ऐसा समझो कि 95% तो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, छोड़ेगा सिर्फ कितना। अब इन्होंने क्या करा कि मान लो मैं यहां से लाइट गिरा हूं ऐसे, देखो कैसे। इन्होंने बोला कि मान लो मैं यहां से लाइट गिरा हूं ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे,
अरे हाँ ना बोल यार। मान लो मैं ऐसे लाइट गिरा हूं, सीधी, बोलो क्लियर एकदम। अगर मैं ऐसे लाइट गिरा हूं, लाइट ऐसे अगर मैं लाइट गिरा हूं तो जो व्हाइट लाइट है सीधी गई। अब सोचो ये टेढ़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि ये टकरा के सीधी वापस, पक्की बात। सोच के 95% में सब कितनी बची यहां, फिर टकरा के शायद ऐसे गई, फिर टकरा के ऐसे 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 ऐसे। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये टकरा के वापस इस छेद से बाहर आ जाए? बहुत ही छोटा छेद है ये, और साला जितनी बार टकरा रही है उसका तो सिर्फ 5% ही बच रहा है। अरे यार हाँ ना बोल। तो सोच, क्या ये होल विल एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी? क्योंकि जो इसमें घुसा वापस बाहर, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। तो ब्लैक बॉडी ये पूरी चीज मानी फेरी नहीं, अब होल नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया। क्या दिस होल कैन एक्ट एज अ आइडियल ब्लैक बॉडी? उन्होंने एक एग्जांपल सेट करा कि देखो ये है ब्लैक बॉडी। उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक बॉडी ली, उसमें एक छोटा सा छेद करा, वहां से लाइट अंदर घुसाई, एक टेढ़ा एंगल पे पूरा अंदर ब्लैक पेंट कर दिया। टेढ़ा इसलिए लिया ताकि डायरेक्ट टकरा के सीधी ना आ जाए, और द चांसेस कि इससे रे बाहर आए वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो एक क्लोज टू आइडियल बॉडी है, ऐसे समझो। एजम्पशन ये एब्जॉर्प्शन शो कर देती है 99.999। अरे हाँ ना बोल यार। क्योंकि उन्होंने ऐसा बना के बताया कि देखो ऐसा भी करा जा सकता है। जिन साइंटिस्ट ने करा था उनके सम्मान में चीज पड़ी जाती है, हालांकि कोई खास काम में आने वाली। बस मेरे को एक बात बताओ, इसमें बॉडी ब्लैक बॉडी है कि होल ब्लैक बॉडी है? होल कैन एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी। अरे यार नहीं आया, अरे नहीं आया एकदम पक्का। अरे हाँ ना तो बोलो कि जितना गिरा वो सब कुछ एब्जॉर्ब, क्योंकि जो हमारा काला कलर होता है रियलिटी में वो ब्लैक बॉडी, क्योंकि तो काफी कुछ रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो में नजर आता है, वरना नजर नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। तो ब्लैक बॉडी क्या चीज है पहले बताओ? जितना भी उसमें गिरेगा सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, जितना भी गिरे उसको सब कुछ। प्रैक्टिकली जो हमारे काला कलर होता है वो ब्लैक बॉडी। तो क्या एक साइंटिस्ट है फेरिस साहब जिन्होंने एक ऐसी बॉडी बनाई जिसमें एक कौन ब्लैक बॉडी है? ब्लैक बॉडी है कि होल ब्लैक बॉडी? होल विल एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी, होल विल एक्ट एज अ। सन्नाटे में चले गए एकदम पक्का। सोच लो, आज का लेक्चर पूरा याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है, पूरा रटना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस से ही आएगा ये सब। इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने बच्चे से, पर जैसे मुझे याद है आपको याद होना। डेफिनेशन क्या? एमिसिव पावर की डेफिनेशन क्लियर है क्या? एब्जॉर्बिंग पावर की डेफिनेशन क्लियर है क्या? ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्लियर है? ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें जितनी भी एनर्जी गिरे वो सारी की सारी एब्जॉर्ब। पक्की बात यार, हाँ ना बोल। अभी इतना ही लिखना है बस। और हमने एक ब्लैक बॉडी बनाई साइंटिस्ट ने, जिसे हमने कौन सी ब्लैक बॉडी बोला? फेरिस ब्लैक बॉडी। कौन सी ब्लैक बॉडी? नहीं आया नहीं आया नहीं आया, उतार ले। ब्लैक बॉडी के बारे में लिख ले। हाँ, अभी उसके बारे में बोला नहीं है, बोलूंगा। उसे बोलते हैं एमिसिविटी। क्या बोलते हैं? अभी तो तू ऐसा समझ कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर तुझे भी समझ में आएगा कि मैंने सिर्फ इतना समझाया कि अगर एक ब्लैक बॉडी को मैं रियलिटी में एक सराउंडिंग में रख लूं तो जितना वो एब्जॉर्ब, जितना गिरेगा सब एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उतना ही छोड़ना भी पड़ेगा। तो उससे मैं कुछ चीज समझाऊंगा, अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, टेंशन मत लो एकदम। हाँ, तो फिर कौन ब्लैक बॉडी है इसमें? बॉडी की होल विल एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी। बोलो क्लियर है एकदम, है ना? ये सिंपल सी बात। ब्लैक बॉडी पर मतलब ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, पक्की बात। और हमने एक ब्लैक बॉडी बनाई जिसे हम बोलते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी। और अपने एमएससी पावर भी पढ़ ली। क्या पढ़ ली? अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और एब्जॉर्बिंग पावर भी हम जानते हैं। अब आप एक समझो अच्छे से कि मान लो कि हमने किसी एक कमरे में दो बॉडी ली। क्या ली? ध्यान सुनते हैं। दो बॉडी ली, उनमें से एक ब्लैक बॉडी थी और एक नॉर्मल बॉडी थी। एक ब्लैक बॉडी थी और एक आवाज है, एक ब्लैक बॉडी थी और एक नॉर्मल ब्लैक बॉडी थी। समझो, ये देखो, ये ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, और ये एक नॉर्मल बॉडी। बोलो क्लियर? अब अच्छे समझे। इन दोनों को एक कमरे में रख दिया गया। कमरे का टेम्परेचर मान लो T0 था। कितना था? दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल बराबर थे, डायमेंशन इक्वल। बताओ किस पे एनर्जी ज्यादा गिरी? किस पे एनर्जी ज्यादा गिरी? सोच के बोलो।
किस पे एनर्जी ज्यादा गिरी? अरे सोच के बोलो, ऐसे क्या कर रहे हो यार? किस पे एनर्जी ज्यादा गिरी? बराबर गिरी, अलग अलग? छोटी छोटी बातें करते हैं। एनर्जी इंसिडेंट इज सेम और डिफरेंट? सेम और डिफरेंट? इज सेम। QI क्यों सेम? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम, डायमेंशन सेम, तो इन दो बॉडी पे एनर्जी इंसिडेंट आइडियल कंडीशन है। क्योंकि कितनी एनर्जी गिरेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर वो दोनों के लिए सेम है, कोई बुराई वाली बात? अच्छा, और ये दोनों बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। ध्यान सुनना, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, दोनों सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है, दोनों सराउंडिंग के साथ। इसका क्या मतलब? इसका टेम्परेचर कितना है? कितना है? अरे इक्विलिब्रियम में इसका टेम्परेचर कितना है? T0। इसका टेम्परेचर कितना है? T0। अच्छा, इसमें एनर्जी कितनी गिरी? कितनी? इसमें इसने कितनी एब्जॉर्ब करी? इसने QI या QI से कम? सो जो ब्लैक बॉडी होती है उसका A कितना होता है? उसका A कितना होता है? क्या इसका A होता है? यार हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सोच तो, एनर्जी जब आप उसल मारा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू QI, यस और नो? और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी, सॉरी नॉर्मल बॉडी, QI या QI से कम? बेसिकली AQI। अरे A क्या चीज था? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो अपन ने क्या लिखा? AQI। दोनों पे सेम एनर्जी गिरी, पर इसने पूरी एब्जॉर्ब कर ली और इसने पूरी एब्जॉर्ब नहीं आया। डर लग रहा है? बहुत बेसिक बात है, कोई खास बात नहीं, नॉर्मल बात। अब AQI। अच्छा, अब एनर्जी रिलीज्ड, ये सब बातें मैं पर सेकंड की कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? पर सेकंड। इन 1 सेकंड की बात हो रही है सब जगह, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई पर यूनिट टाइम चल रहा है सब कुछ। एनर्जी 1 सेकंड में कितनी गिरी? दोनों पे सेम गिरी। दोनों ने 1 सेकंड में क्या बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करी? नहीं, इसने पूरी कर ली और इसने कम करी। बोल यस और नो? अब एनर्जी रिलीज बाई ब्लैक बॉडी, सब लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीज बाय ब्लैक बॉडी, सब लोग बोलेंगे कितना? 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 सोच लो, हाँ ना बोल, एकदम पक्का, पक्की बात। क्यों? अरे भाई जितनी गिरी उतनी एब्जॉर्ब कर ली, तो उतनी छोड़नी भी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ भी रह जाएगी या ज्यादा छोड़ दोगे या कम कर दोगे तो क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? पर क्या इक्विलिब्रियम पे है, तो इसने एनर्जी रिलीज कितनी करी ब्लैक बॉडी ने? QI। अच्छा, एनर्जी रिलीज बाई नॉर्मल बॉडी AQI। अरे यार नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, एकदम पक्का, अरे सोच लो, एकदम पक्का। What is the MSU power of black body in this situation? What is the MSU power in this situation of the black body? MSU power of black body is basically QI by A into T। ये QI by A। क्या QI मैंने 1 सेकंड में ही माना था? अरे हाँ ना बोल, अरे नहीं आया। अच्छा, व्हाट इज द MSU पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी? AQI by A। अरे तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। ये MSU पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है, ये MSU पावर ऑफ बॉडी है। इसे आप EB मान लेते हैं, EB का मतलब MSU पावर ऑफ, और इसे E मान लेते हैं। E इज बेसिकली MSU पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, MSU पावर ऑफ। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बोल समझ आया नहीं आया। अब इन दोनों का रेशो ले, इन दोनों का नहीं आया, नहीं आया, इन दोनों का रेशो ले। E बाई EB, E बाई EB कितना हुआ भाई? A। कितना हुआ? कितना हुआ? अब सोच, E बाई A इज इक्वल टू EB। सोच, मान लो ये बॉडी आयरन की थी, अब मैं से आपको आयरन की जगह कॉपर की रख दूं, क्या ये चीज तो सेम है?
अरे यार, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। ये एमएसयू पावर किसकी है? ये बॉडी की। ये एब्जॉर्प्टिव पावर किसकी है? पर इन दोनों का रेशियो क्या पक्का एमएसयू पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर? पर यार हाँ ना बोल। अच्छा सोच, मैं इसी जगह बॉडी चेंज कर दूं तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? देख क्या बोल रहा हूं मैं, E1 बाई A1 इक्वल टू E2 बाई A2 इक्वल टू E3 बाई A3 अप टू सो ऑन बराबर क्या EB? अरे यार बराबर क्या? बराबर क्या? नहीं आया नहीं आया। पक्की बात, ये E1 E2 E3 E4 क्या सबके लिए टेम्परेचर सेम है? अरे हाँ ना बोल यार, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर पे सेम रखा। इसे ही किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? बोलेगा इसमें क्या है सर? कोई खास बात नहीं, बट कुछ बात समझने की है। तो ये बॉडी के एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन को दिखाती है जो इंसिडेंट एनर्जी से आता है। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये इंटरनल टेम्परेचर पे। किस पे? तो ये एब्जॉर्प्टिव पावर जो आती है वो जो अपन ने एनर्जी उस पर गिरी, जो एनर्जी उस पर गिरी वहां से आता है। और रियलिटी में जो एमएसयू पावर है वो उसके इंटरनल टेम्परेचर से आता है। पर ये दोनों इस तरीके से रिलेट हो जाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। इसे ही किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। सोच इससे क्या बात कह सकते हैं? अगर कोई बॉडी की एमएसयू पावर ज्यादा है तो क्या एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा है? या नहीं आया? पहली बात, ये सब सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है। किस पे हो रही है? ऐसा नहीं तो एक बॉडी को ले 500 केल्विन पे, कुल 600 केल्विन में, तो फिर ये सत्य है? ये कब सत्य है? जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि दो बॉडी है, इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.2, इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.3। समझना इस बात को। इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है? इसकी कितनी है? अब दोनों को सेम टेम्परेचर पे रख दो, कौन ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा? पॉइंट। कोई बच्चा कई बार सोच रहा है सर जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो छोड़ेगा कम। ऐसा कोई फंडा, जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो छोड़ेगा भी। अरे यार नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। देख ये लॉ क्या दिखाता है तेरे को? If EB is the MSA power of the black body at T temperature and E by A equals to constant, E by A equals to, ऐसा तभी हो सकता है जब एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा हो तो एमएसयू पावर भी ज्यादा हो। मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। अरे यार ये सुना होगा कभी? सुना है क्या स्टेटमेंट? सुना है क्या स्टेटमेंट? गुड एब्जॉर्बर्स आर, सुना है क्या? नहीं सुना? अभी सुना हो सकता है कभी सुना। गुड एब्जॉर्बर्स आर, वो ये रहा। एक मिनट, तुम्हें थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ आया? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसे किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ्स लॉ। ये कहता है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। कैसे प्रूव हुआ बोलो? क्लियर है? जो ई लिखा हुआ है ऊपर वो एमएसयू पावर है, जो नीचे लिखा हुआ है वो एब्जॉर्प्टिव पावर है। क्या ये उसी टेम्परेचर पे किसी भी ब्लैक बॉडी की एमएसयू पावर के बराबर होती है? क्योंकि रियलिटी में एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या 1 होती है? अरे हाँ ना बोलिए यार, नहीं आया। लिख above law states that good absorbers are good emitters and bad absorbers are bad emitters. Good absorbers are good absorbers are good emitters and bad absorbers are bad emitters. बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ गुड एब्जॉर्बर्स कौन होंगे? मतलब जो चिकनी सरफेस होगी बढ़िया शानदार, वो ए कम होगा और ज्यादा? सोच के बोलो, वैसे तो कॉमन सेंस से दिख जाता है। मान लो चिकनी सरफेस है और वाइट है तो इसका ए कम होगा ज्यादा? कम ज्यादा? ए ज्यादा किसका होगा? जो रफ हो और
डार्क कलर हो। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया। तो गुड एब्जॉर्बर्स कौन होंगे? व्हाइट एंड शाइनी या ब्लैक एंड रफ? बोलो क्लियर है? तो लिखो गुड एब्जॉर्बर्स आर जनरली ब्लैक एंड रफ। गुड एब्जॉर्बर्स आर जनरली ब्लैक एंड रफ। गुड एब्जॉर्बर्स आर जनरली ब्लैक एंड रफ। Good absorbers are generally black and rough, and white and shiny surfaces are bad absorbers. White and shiny surfaces are bad absorbers. आर बैड एब्जॉर्बर्स। बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा, कुछ बातें और समझने की है, ये याद करने की। तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं, याद होता जा रहा है एकदम धीरे धीरे। इसलिए बोला ताकि आपको दिमाग में सेट रखना होता है जो मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी याद होना चाहिए। ध्यान सुन। एक और बात, जैसे मान लो कोई बॉडी रूम टेम्परेचर पे, किस पे? अब ऐसा समझ कि रूम टेम्परेचर पे दो बॉडीज रखी हैं, ऐसा समझना, दो बॉडीज रखी है। एक डल है, क्या है? मैं सवाल के रूप में बताता हूं आपको। रूम टेम्परेचर पे दो बॉडी है, एक डल है और एक शाइनी है। एक डल है और एक शाइनी। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, उसे समझना भी और रटना भी। ऐसा समझो कि रूम टेम्परेचर पे एक बॉडी है जो डल है। डल मतलब समझते हो? हाँ ना बोल यार, डल है, डार्क टाइप्स, और एक शाइनी है। बोल क्लियर? अगर हम इन दोनों बॉडी को हायर टेम्परेचर पे ले जाएं तो क्या देखा गया? पहली बात, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन, क्या हुआ हायर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं। अगर इनको हायर टेम्परेचर पे ले जाए तो ये शाइनी हो जाती है और ये डल हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। पहले तक क्या हुआ प्रैक्टिकली बोल चमका? जो रूम टेम्परेचर पे डल थी, जो रूम टेम्परेचर पे डल थी और एक शाइनी थी, उनको जब हम हायर टेम्परेचर पे ले गए, कहां ले गए? हायर टेम्परेचर पे। तो कौन डल रही? जो पहले शाइनी थी, और जो पहले शाइनी थी वो डल हो गई। उसका रीजन फिर ये दिया गया कि देखो, शाइनी कौन थी रूम टेम्परेचर पे? जिसपे जो एनर्जी गिर रही थी, जिसपे जो एनर्जी गिर रही थी, मान लो इसमें एनर्जी गिर रही थी, देख कैसे, ये इस पर एनर्जी गिरी डल पे, तो इसने मैक्सिमम एब्जॉर्ब करी कि छोड़ दी? एब्जॉर्ब कर ली काफी सारी, और थोड़ी सी छोड़ दी। बोलो क्लियर? नहीं आया? पक्की बात? अब सोच, इस पे जो एनर्जी गिरी उस पे उसने ज्यादा छोड़ा कि ज्यादा छोड़ा, और एब्जॉर्ब कम किया। हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? क्या हम इंटरनल टेम्परेचर की वजह से खुद एनर्जी छोड़ेंगे? यार हाँ ना बोल। अब ऐसे समझाया गया कि जो चीज हम ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं उसी को हम, अब सोच, इसने एब्जॉर्ब ज्यादा करा था कि कम? तो ये छोड़ेगा ज्यादा। नहीं आया। अरे भाई नहीं आया, अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया। अरे चमका, मैं क्या कह रहा हूं यार? हाँ ना बोल, सोच ले। 101%। असली में क्या हुआ कि जो हमने एब्जॉर्ब करा, जो हमने, तो उसी तरीके की एनर्जी हम ज्यादा। अब जो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? हमारा जो कलर दिखेगा वो एब्जॉर्प्शन की वजह से दिख रहा है या टेम्परेचर के रेडिएशन की वजह से दिख रहा है? वो रेड हॉट आयरन बार वाली बात। अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बोलो चमका एकदम? नहीं। अरे नहीं, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो रेड हॉट आयरन बार क्यों दिखता था? क्या वो रेडिएशन की वजह से? जब हम बॉडी को हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो रेडिएट करने लगेगी। वो क्या करने लगेगी? रेडिएट। तो एक क्योंकि पहले एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही थी, क्योंकि ये पहले एब्जॉर्ब, तो रेडिएशन की वजह से जो ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी ना, वही क्या रेडिएट भी ज्यादा करेगी? वही रेडिएट भी, तो ये क्या हो जाएगी? शाइनी। और ये क्या हो जाएगी? डल। यार तुम्हें नहीं आया, अरे तुम्हें नहीं आया। रियलिटी में क्या समझना चाहिए कि बॉडीज एट रूम टेम्परेचर
energy which bodies at room temperature absorbs, those energies they radiate at higher temperature. Those energies they radiate at higher temperature. शायद नहीं आया, हालांकि तुम्हारे कोर्स में नहीं आया कभी सुना मंचल व्हील कि ग्रीन का अपोजिट रेड होता है? कुछ नहीं ऐसा नहीं सुना? एक कलर का सुना होगा कि ये कलर मिलाओ तो ये मंचल व्हील। हाँ, मैं उस पर नहीं जा रहा, क्या फालतू की बात है, हालांकि वो है साइंस ही। थोड़ा सा पढ़ा दूं? आउट ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। बस इतना समझो, मैं बोल देता हूँ, लिखने की नहीं जरूरत नहीं, फिर तुम उसे रिवाइज करते फिरोगे। एक्चुअली एक व्हील होता है, क्या होता है जिसे बोलते हैं मंचल व्हील। क्या बोलते हैं? सुना होगा शायद कभी, MUNSHELL। उसमें जैसे ऐसे विबग्योर का आई नहीं आता, उसमें विबग्योर VBGYOR ऐसे बना लेते हैं। और जैसे मान लो कि आपका रेड कलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? उसमें ऐसे बताया जाता है, मैं बताता हूं, बनाना मत इसको प्लीज। ऐसे होता है वो, ऐसे। इसका मतलब जो बॉडी रूम टेम्परेचर पे वॉलेट पे दिखेगी ना, कैसे दिखेगी? हाई टेम्परेचर पे कैसे दिखेगी? अरे यार, अरे तुम नहीं आया, अरे नहीं आया, ऐसा होता है वो उल्टा। इसे मंचल व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली अगर ये बॉडी वॉलेट कलर यानी कि वॉलेट रिफ्लेक्ट कर रही है, अरे यार हाँ ना बोल, तो बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन जो ऐसे बनता है वो येलो आता है। क्या आता है? इसका मतलब सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा था। अरे यार हाँ ना बोल, अब तुझे याद हो तो याद कर, ऐसे मिला मिला के कलर बनाया करते थे कि ये मिलाएंगे तो ये वाला बनेगा। अरे यार, तो आप ऐसे समझो इन सब कलरों का मिलकर कौन सा कलर बनता है? कौन सा बनता है? तो येलो एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उल्टा बनाया जाता है उसको। अरे हाँ ना तो बोले यार। खैर मुझे आपको वो सिखाना था, मेरे को आपको क्या सिखाना था कि जो एनर्जीज बॉडी एब्जॉर्ब करती है किस पे? रूम टेम्परेचर, हाँ नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, क्या वही एनर्जीज वो छोड़ती हैं हायर टेम्परेचर पे? इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन फॉर्म ऑफ नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे कुछ कुछ बात चमकी है क्या? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। आओ रेडी, पहले तो ये सब लिख लिया सबने, पर तुम लोग बेकार रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अभी तो जितना लेक्चर लिया सब थ्योरेटिकल। एक और डेफिनेशन ऑफ, हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ ली, एब्जॉर्बिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, एमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर। अरे हाँ ना बोल यार, पक्की बात है ना? किरचॉफ्स लॉ, प्रीवोस्ट थ्योरी, ये सब चीज अपने को याद होनी, क्योंकि सब कुछ थ्योरेटिकल है और सवाल भी थ्योरेटिकली आएंगे, सवाल भी थ्योरेटिकली आएंगे, है ना? और सुन, एक और डेफिनेशन होती है, इसे बोलते हैं एमिसिव पावर के साथ रिलेटेड, उसे बोलते हैं एमिसिविटी। क्या बोलते हैं? ये एमिसिव पावर से रिलेटेड होगी, इसे बोलते हैं एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की डेफिनेशन है। कैसे मैं आपको समझाता हूं, कंपैरिजन करा के मैं आपको समझाता हूं। देख, मान लो मैं दो बॉडी ले लूं, नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी, बोलो क्लियर? इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर भी T, बोलो क्लियर? मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर TS इज ग्रेटर देन T, बोलो क्लियर? क्या बॉडी रेडिएट करेंगी? अरे यार, ये बॉडी क्या करेगी? रेडिएट। क्या खुद के टेम्परेचर की वजह से रेडिएट करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? मान लो इसे रेडिएट करा E और इसे रेडिएट करा EB। अरे भाई हाँ ना बोल यार, तो बॉडी के कौन ज्यादा होगा, E की EB? EB कौन ज्यादा होगा? क्या ब्लैक बॉडी ज्यादा एमिट करेगी? और ये क्योंकि गुड ऑब्जॉर्बर सर। अच्छा ठीक भाई, अभी वो समझ आ जाएगा तुम्हें। ये E, तो एमिसिविटी ऑफ द बॉडी क्या डिफाइन करी गई कि एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट T टेम्परेचर अपॉन एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट T टेम्परेचर। मतलब क्या E by EB? यार हाँ ना बोले यार, E by E, ये एमिसिविटी ऑफ द बॉडी डिफाइन करी गई और इसे डिनोट करते हैं छोटे ई से। किससे? अरे किससे? छोटे ई से। इट इज बेसिकली कंपैरिजन। मान लो कि 100 केल्विन पे, कितने पे? एक बॉडी होती ब्लैक बॉडी, क्या चीज? ब्लैक बॉडी। वो उसकी एमएससी पावर होती मान लो 10,
और नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर होती 5, तो क्या हमें पता पड़ जाता है E इज हाफ, इज। पर जब हमने डिफाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमें बाद में पता पड़ा साला हमारा किरचॉफ लॉ क्या कहता था, E/A इक्वल्स टू EB। अरे यार, इसको प्रूव करने का तरीका अलग है, डेफिनेशन भी अलग है, पर सोच क्या ये भी E/EB इक्वल्स टू A ही था? मतलब तो ध्यान से देख तो E इक्वल्स टू, बट ये डेफिनेशन अलग है और ये डेफिनेशन, बट इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम। यार तुम्हें नहीं आया, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए तुम्हें एक ही, तो एक नहीं है। सोच एब्सोल्यूट पावर क्या थी, जो इंसिडेंट हुई उसमें से जितना एब्जॉर्ब हुई अपॉन टोटल इंसिडेंट की एब्सोल्यूट पावर थी। फिर उससे तुमने किरचॉफ लॉ प्रूव करा, उससे आया था ये E/A इक्वल्स टू EB, तो आया था ना। फिर हमने एक और डेफिनेशन ली एमिसिविटी, क्या एमिसिविटी इज अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अरे यार हाँ ना बोल यार, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बोलो पक्की बात, सोच लो। पर जब हमने ध्यान देखा तो ये तो न्यूमेरिकली E और A क्या बराबर आ गया, इसलिए आपको E की बोलो तो A पता पड़ जाएगा और A पता हो तो, पर ये दोनों एक बात है कि अलग अलग डेफिनेशन अलग है, पर फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन क्या इनकी वैल्यूज सेम होती है? फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इनकी वैल्यूज, पर क्या एब्सॉर्बिव पावर और एमिसिविटी एक बात है कि अलग अलग? अलग अलग है, पर उनकी बाय डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है, बट क्या उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वैल्यू सेम आ जाती है? अरे हाँ ना बोल यार, पर ये है अलग अलग, पर ये है। अरे तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, मैंने ज्यादा तो नहीं भर दिया एक साथ, एकदम पक्का याद रहेगा, अच्छे से उतार ले, राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट, जो लिखना लिखना। अच्छा बताओ कि वो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट T टेम्परेचर, वो किसका टेम्परेचर है? सरफेस बॉडी। गुड, याद रखना वो इंटरनल टेम्परेचर नहीं होता है, अभी भी समझाई थी बात मैंने, सारी चीज छोटी छोटी चीजें बताई आपको, एक्सपोज्ड एरिया क्या चीज होती है, अलग अलग बातें समझाई है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं, हल्का हल्का सा, इसे बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। पता नहीं कितने लॉ आएंगे, सुना है स्टीफेंस लॉ? लिखो स्टीफेंस लॉ, लिखो स्टीफेंस लॉ। देखो लिखो स्टीफेंस लॉ, देख स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, इधर सुने अच्छे से, कौन सा लॉ? स्टीफेंस लॉ। ये देख, एक बात अच्छे से समझिए अपन कि मान लो कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग टेम्परेचर TS है, ये एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी, दोनों करेगी। अच्छा, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी पर सेकेंड किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली टेम्परेचर के, क्या एरिया पे भी, क्या एरिया पे भी डिपेंड करेगी, कितनी एनर्जी अपन छोड़ रहे हैं, क्या इस बात पे डिपेंड करेगी एनर्जी एरिया ज्यादा है कि कम है? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? पक्की बात। सोच तो एनर्जी रेडिएटेड QR/T या dQ/dt लिख लेते हैं, dQR/dt। समझ में आया मैंने क्या करा? यार नहीं आया। QR का मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एक्सपोज्ड की, कौन सा? एक्सपोज्ड एरिया। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि एमिसिविटी कितनी है? एमिसिविटी कितनी एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो, तो एमिसिविटी पे डिपेंड करेगा? अरे हाँ भाई, एमिसिविटी डिफाइंड ही ऐसे थी यार। क्या डिफाइंड थी? एनर्जी रेडिएटेड अपॉन एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। यस और नो? नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे हाँ कि ना यार? क्या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई? नहीं आया। और एक्सपेरिमेंटली इट टेल्स दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये मैं बता रहा हूं लॉ है, क्योंकि ये कौन किसके पावर? T क्या है? किसका? सराउंडिंग बॉडी, सरफेस। शाबाश। किसका टेम्परेचर? सरफेस। अब पर जनरली आपको लिखा होगा बॉडी। क्या लिखा होगा? जहां पे भी बॉडी में बोलूं उसे समझ लेना कौन सा टेम्परेचर है। तो थोड़ी इंटरनल बात बताइए मैंने। हाँ ना बोले यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे नहीं आया। तो भाई साहब ये बॉडी किस, ये बॉडी का टेम्परेचर है कि सरफेस का? सॉरी, बॉडी का टेम्परेचर है कि सराउंडिंग का? सरफेस भूल जाओ, बॉडी का मतलब सरफेस, बॉडी सराउंडिंग बॉडी।
अब इन सबको जब रिलेट करा गया तो इनके साथ एक कांस्टेंट आया, इनके साथ एक, तो उसे बोला गया डी क्यू आर बाई डी टी, डी क्यू आर बाई इज इक्वल्स टू ई ए टी की पावर 4 एंड देयर इज अ कांस्टेंट विच इज स्टीफन कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा। इसे बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? स्टीफन्स कांस्टेंट। इस सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। रटने का तरीका 5 6 7 8। अरे यार, हालांकि गिवन होगा, परेशान होने की कोई जरूरत। एक कांस्टेंट है स्टीफन्स कांस्टेंट। अरे उतार लेना, हाँ ना तो बोलो यार। 5.67 10 टू द पावर -8। अच्छा यूनिट क्या होगी सिग्मा की, देखना जरा, बोलो ना भाई। ये तो वॉट है, ये तो वॉट है ना, ये क्या चीज है? अरे वॉट है ना, ये तो वॉट है कि नहीं है कि नहीं है? ये वॉट है। एमिसिविटी की कोई यूनिट, एक यूनिट मीटर स्क्वायर, और टी की यूनिट क्या? केल्विन। टी यहां पे केल्विन में कि डिग्री में? केल्विन में। याद रखे, गड़बड़ मत कर दियो। यहां पे टी किस में? केल्विन। छोटी छोटी बातें। तो देख सिग्मा की यूनिट क्या है, सब लोग बोलेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। ये फॉर्मूला है स्टीफन्स का फॉर रेडिएटेड एनर्जी। फॉर विच एनर्जी? रेडिएटेड एनर्जी। ये आपके सामने, बोलो क्लियर। अब सुन, अब हुआ क्या कि एक बात लॉजिकली सोचूं तो देख इधर, ये तो वो थी जो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड थी। अब मैं बोलूं, सोच के देखना, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड यानी कि डी क्यू ए बाई डी टी। सोच के देख, क्या ये एरिया के प्रोपोर्शनल होगी? यार हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। क्या ये एरिया के प्रोपोर्शनल होगी? हाँ। क्या ये ए के प्रोपोर्शनल होगी? ए क्या? एब्जॉर्बिव पावर। ए क्या? ए क्या? कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हो प्रति सेकंड एनर्जी, क्या वो एरिया पे डिपेंड करेगा? ज्यादा एरिया को तो ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे, इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोल यार। क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगी एब्जॉर्बिव पावर क्या है? अच्छा किसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? बॉडी की सराउंडिंग। अपन क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी गिर रही है? कितनी एनर्जी गिर रही है किस पर डिपेंड करता है? सराउंडिंग टेम्परेचर की बॉडी टेम्परेचर? सराउंडिंग टेम्परेचर। अरे यार हाँ ना बोल। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। हो तो बेसिकली लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएस की पावर 4। TSS इज व्हाट? सराउंडिंग टेम्परेचर। फिर उन्होंने बोला कि इसके साथ भी कांस्टेंट सेम है, डी क्यू ए बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए ए टी एस की पावर 4 विच कैन बी रिटर्न एज सिग्मा ई ए टी एस की पावर 4। क्या ए और ई बराबर है? अरे किसी भी बॉडी के लिए टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ए और ई क्या होते हैं? यार नहीं आया, अरे नहीं आया। सोच, इतना तो अपन ने प्रति सेकंड एब्जॉर्ब करा, सॉरी रेडिएट करा, और इतना अपन ने, तो नेट हीट लॉस क्या हुआ? नेट हीट लॉस क्या हुआ? क्या रेडिएशन माइनस एब्जॉर्बेशन? यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? तो बताओ क्या कहानी समझ में आ रही है? तो नेट हीट लॉस क्या हो? देख इधर लिखते हैं, देख 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 देख, अच्छे समझे, देख इधर देख, डी क्यू बाई डी टी नेट हीट लॉस प्रति सेकेंड। यार तुम्हें नहीं आया। दिस इज व्हाट? डी क्यू आर बाई डी टी माइनस डी क्यू ए बाई डी टी, यानी कि लिखा गया सिग्मा ई ए टी एस की, सॉरी टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 इज द डी क्यू बाई डी टी। दिस इज बेसिकली लॉ। अरे यार नहीं आया ना भाई? अरे समझ आया क्या? अरे अच्छे समझ आया क्या? ये सन्नाटे में पहुंच गए तुम लोग? एकदम पक्का?
तो लिखा गया डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या चीज है यहां पे? क्या एनर्जी लॉस प्रति सेकंड? एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस डी क्यू बाई डी टी। मान लो 5 आया तो तू समझ गया कि 5 जूल एक सेकंड में खत्म हो जा रहा है। अरे यार हाँ ना बोल। ऐसा हो सकता है कि 8 आ रहा हो और 8 जा रहा हो और 3 आ रहा हो, पर लॉस तो 5 का हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है? अरे नहीं आया, नहीं आया। फिर तो तुम्हें पूरी कहानी समझ में आई है। तो रिलेटिव में डी क्यू डी टी सिग्मा ई ए टी की पावर 4 में सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, जिसकी हाँ हाँ बोला क्या होगा? सर वो 5 जूल देगा, 5 जूल प्रति सेकंड नहीं सर, लॉस कर रहा है। लॉस मतलब तू कंफ्यूज मत हो, तूने क्या माइनस क्या लिखा पहले था? डी क्यू आर बाई डी टी माइनस डी क्यू ए बाई डी टी। सोच ये वैल्यू 5 आ जाए, कितनी आ जाए? तो तू समझ गया ना कि 5 जूल प्रति सेकंड लॉस हो रहा है कि मिल रहा है? लॉस हो रहा है। हो सकता है डी क्यू आर बाई डी टी की वैल्यू 8 हो और डी क्यू ए बाई डी टी की वैल्यू 3 हो। डी क्यू आर बाई डी टी की वैल्यू 8 का क्या मतलब है? क्या 8 जूल प्रति सेकंड छोड़ रहे हैं? और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू 3 का मतलब 3 जूल। तो लॉस कितना हो रहा है? अरे यार, तो प्रैक्टिकली तो हमें नेट लॉस से मतलब है ना। प्रैक्टिकली तो हमें, पर तुम्हें नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? अरे जो दोनों बॉडी सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं, टी ज्यादा है भाई। कहाँ गया वो? टी ज्यादा है। इंटरनेट टेम्परेचर सेम रहेगा। हाँ, अभी समय के साथ चेंज भी करूंगा। ये तब की सिचुएशन है जब टी टेम्परेचर है बॉडी का। कितने का? आप गर्म चीज बाहर निकाल लो, सराउंडिंग में ठंडी होती है। शुरुआत में ठंडी होगी, बाद में? शुरुआत में, बाद में, क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर ज्यादा है। शुरुआत में टेम्परेचर, तो टी की पावर 4 भी ज्यादा है, तो डी क्यू बाई डी टी भी ज्यादा है। अरे हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे पक्का? एक्चुअली इसलिए पीछे की डेफिनेशंस क्लियर होती है, तभी आपको ये सब समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आता। तो डी क्यू बाई डी टी ऐसे ऐसे लिखा जाता है। अब थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन है जो मैं अगले टाइम पढ़ा के इसे खत्म कर दूंगा, है ना। बस खत्म हो जाएगा, अगले टाइम नहीं। समापन समारोह इसका, फिर अपन हीट 2 चालू करेंगे। अरे कुछ समझ आया? सन्नाटे में तो नहीं गया आज का लेक्चर? तो बस जो मैंने बोला उसे आपको रट लेना है। बाकी से न्यूमेरिकल पोर्शन मैं अगले टाइम बताऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बातें बताऊंगा आपको, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट आज काफी कुछ बता चुका हूं। क्या जो बोला चमका है अच्छे से? डर तो नहीं लगा? एकदम पक्का? घंटी तो अब बजी है पर। अच्छा ठीक है, काम दे दूंगा थोड़ा सा, वैसे देने लायक एक साथ ही अगले टाइम दे दूंगा। रेडिएशन का एक साथ ही दूं फिर, ये तो मिसमैच हो जाएगा। ये थोड़ा सा कुछ भी छूट रहा होगा तो। मैंने वो 42 तक करा दी ना HC वर्मा, 30 एक साथ ही देंगे फिर, ताकि सब समझ आ जाए बढ़िया से। एक्सरसाइज 3 भी इसमें करा दी ना मैंने काफी सारी। 25 डिस्कस भी हो गई। एक्सरसाइज 3 डिस्कस नहीं हुई इसकी? हाँ, ये तो काफी सारे HC भी गए, ये तो अपन करे हुए 13 की वजह से देते हैं। इक्का दुक्का कोई अटकेगा तो अटकेगा, इसमें कुछ खास बात है नहीं। HC वर्मा अपन ने ढंग से करी ली थी, डिस्कशन अच्छे से डन है, ठीक है। बस अगले टाइम इसे खत्म करके फिर पूरे हीट 1 शीट दे दूंगा आपको, तो अपन धीरे धीरे 2-3 लेक्चर में उसे खत्म कर लेंगे बढ़िया से एकदम, है ना। बढ़िया लो।